नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। हिंदी के अंतर्गत हमारी श्रृंखला चल रही है समास, जिसका एक भाग हमने कल पढ़ा था और उसमें केवल आपको इतना बताया था हमने समास का अर्थ क्या है, उसका विलोम क्या है, उसके प्रकार कितने हैं। उसी के आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो कल हमने समास के 6 प्रकार बताए थे, आज उन समास के 6 प्रकारों की एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि इसका नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, जिसका भाव अव्यय हो जाए, जिसका भाव अव्यय हो जाए वही है हमारा अव्ययी भाव समास। यानी जो पहले अव्यय नहीं था लेकिन बाद में अव्यय मिलने से अव्यय हो गया, इसका भाव बदल के अव्यय हो गया, ऐसे समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक इनका कोई भी प्रभाव ना पड़े, इन शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय शब्द। ये हमारे उपसर्ग भी एक प्रकार के अव्यय शब्द ही होते हैं। तो ये जब अव्यय शब्द या ये उपसर्ग जब किसी शब्द में मिलते हैं और उस पूरे शब्द को अव्यय कर देते हैं, उसका भाव बदल के अव्यय कर देते हैं, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे इसी के अंतर्गत देखेंगे, हम लिख सकते हैं, पहली बात तो हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद, कई एक नियम है इस समास के, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व माने पहला पद, पूर्व पद अव्यय हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो, उत्तर पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो जिस समास का पूर्व पद क्या हो, एक अव्यय हो, उत्तर पद क्या हो, एक संज्ञा हो, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। लेकिन ये आवश्यक नहीं है पूर्व पद ही अव्यय हो, कभी कभार कंडीशन में क्या होगा, उत्तर पद अव्यय तथा पूर्व पद संज्ञा हो। पूर्व पद संज्ञा हो और उत्तर पद अव्यय हो, वहां पर भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है, क्योंकि वह अव्यय क्या करता है, उस पूरे शब्द का अर्थ अव्यय कर देता है, उस शब्द का भाव क्या कर देता है, अव्यय कर देता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा पद, पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान रखना, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। पूछा जाए अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप बताओगे पूर्व पद प्रधान होता है। या निम्नलिखित में से किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तब आप बताओगे अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या जिस समास का पूर्व पद संज्ञा हो, पूर्व पद अव्यय हो तो उत्तर पद संज्ञा होनी चाहिए, उत्तर पद संज्ञा है तो पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। ठीक है, तो पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय की चर्चा हमने की, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ अव्ययों से बने हुए समास देखेंगे जिनमें पूर्व पद में अव्यय है या उपसर्ग है। तो जिस समास के पूर्व पद में कोई अव्यय आ जाए, उपसर्ग आ जाए, देखिए रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा।
पूर्व पद में कोई अव्यय आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, तो ऐसे समास में, ऐसे शब्द में कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। कुछ प्रमुख अव्यय उपसर्गों की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें आ की, ये प्रमुख अव्यय उपसर्ग है हमारा। ये इससे बनेगा, जैसे हम कहें आमरण, आमरण, अगर इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा? मरण तक, मरण तक, आमरण। अब ये मरण आ क्या है? ये पूर्व पद है। मरण क्या है? ये उत्तर पद है। अब मरण अर्थ नहीं दे रहा है, अर्थ निकाल रहा है आ, तक, मरने तक। मरण तो है, शब्द एक है, लेकिन अर्थ क्या कौन दे रहा है? आ दे रहा है कि मरने तक, आ मरण यानी मरण तक। जैसे आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध का मतलब क्या हुआ? बाल से वृद्ध तक, बाल से वृद्ध तक, बाल से, बाल से, बाल से वृद्ध तक, बाल से वृद्ध तक। तो ये आ तक का अर्थ दे रहा है, दे रहा है, और प्रमुख अव्यय उपसर्ग है। तो ऐसे शब्द जिनमें आ अव्यय उपसर्ग होगा, आप बता देना ये अव्यय भाव समास है। आमरण, आबाल वृद्ध, ऐसे। अगर हम दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द हमारा यथा, बहुत आता है, सबसे ज्यादा शब्द पूछा जाने वाला है यथा। यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब शक्ति एक शब्द है, यथा क्या? एक अव्यय है, एक अव्यय पद है जिसका अर्थ कभी भी बदलेगा नहीं, जिसके ऊपर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शक्ति, यथा क्या देगा? यथा अनुसार अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? अनुसार अर्थ देता है। तो यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, यथा क्रम, तो क्या होगा? क्रम के अनुसार, ये विग्रह है इसका, क्रम के अनुसार। यथा शक्ति, यथाक्रम। और भी जितने यथा वाले उदाहरण आपको मिले ध्यान से देख लेना, किताब में देख लेना, वो सारे उदाहरण यथा क्या अर्थ क्या निकल रहा है? अनुसार। तो यथा शक्ति हो गया, यथा क्रम हो गया, यथा संभव, यथा संभव, तो ये सारे शब्द, ये यथा क्या है? एक अव्यय है और अर्थ दे रहा है अनुसार का, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा होगा? हमारा अव्यय भाव समास होगा। ये एक अव्यय है, अब इसने पूरा भाव कर दिया अव्यय का, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा हो गया? अव्यय भाव समास। जैसे अगर हम नी की बात करें, जैसे नियंत्रण, नी और प्लस यंत्रण। नी क्या है? एक उपसर्ग है। यंत्रण क्या है? एक संज्ञा है। नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? पूर्णतः यंत्रण, पूर्णतः यंत्रण, नियंत्रण करना, पूर्णतः यंत्रण करना। तो नियंत्रण का विग्रह होता है पूर्णतः, पूर्णतः यंत्रण। निपुता, निपुता, निपुता का अर्थ क्या होता है? पूता, पूता माने होता है पूत, पूता माने क्या होता है? पूत। और यहाँ पर नि अर्थ देता है नकारात्मक, रहित का, तो इसका अर्थ हो गया पूत रहित, पूत
रहित, यानी निपुणता। इसी प्रकार से अनु देख लीजिए, अनु गंग। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है समीप, यह समीप के अर्थ में होता है, ध्यान रखिएगा। तो गंगा के समीप, गंगा के समीप। तो ये अनु हो गया, नी हो गया, यथा हो गया, आ हो गया। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं आपके, बे हो गया, जैसे बे, क्या हो गया इसका? बेधड़क, बेधड़क, बेधड़क। बेधड़क में कौन सा हो जाएगा? बिना धड़कन के या धड़कन रहित। बेधड़क का मतलब होना बिना धड़कन के, बिना धड़कन के या धड़कन के रहित। तो ये बेधड़क का हो गया। जैसे अनु, एक शब्द आएगा अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? या तो लिखा दिया है, जैसे अनुहरि, अनुहरि। अनु का अर्थ क्या होता है? अभी बताया है, समीप। तो क्या मतलब हुआ इसका? हरि के समीप। अनु का अर्थ है समीप, तो क्या हो गया? हरि के समीप। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये अव्यय भाव समास हमारा है। कोई अव्यय पद पहले अगर आ रहा है, बाद में कोई संज्ञा आ रही है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास हमारा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ नियम आपको बताएंगे जिससे आपका अव्यय भाव समास कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे नियम नंबर 1, नियम 1, यदि एक जैसे दो शब्दों की, यदि एक जैसे दो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। अगर जहाँ पर दो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं लगातार, तो वहाँ पर समास कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। जैसे दो शब्द लिखे हैं नगर नगर, नगर नगर। नगर नगर का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक नगर, नगर नगर। नगर नगर का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक नगर। घर घर, घर घर। ऐसा कोई शब्द दिया है, मतलब क्या हुआ इसका? प्रत्येक घर। ये विग्रह चल रहा है इसका। प्रत्येक नगर, प्रत्येक घर, ये विग्रह है। जैसे हम कहें गांव गांव, गांव गांव। हम कहें शहर शहर, शहर शहर। चाहे जैसे इतने उदाहरण हो, इसके सेम अर्थ निकलेगा। गांव गांव, प्रत्येक गांव, शहर शहर, प्रत्येक शहर, साथ साथ, दोनों साथ में। तो इस प्रकार से एक जैसे दो शब्द अगर लगातार आ रहे हैं, तो वहाँ पर समास कौन सा होगा? अव्यय भाव होगा। ध्यान से समझते रहना सारे नियम। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2। अब देखिए, शब्द एक जैसे आएंगे, दूसरा नियम क्या कहता है? यदि एक जैसे दो शब्द आए तथा एक जैसे दो शब्द आए तथा उनके बीच में माँ ही ना शब्द आए, तो वहाँ पर अव्यय भाव
समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है। दो शब्द एक जैसे आए और उनके बीच में क्या आए? माँ आए, ही आए और ना आए। ये शब्द अगर आते हैं तो समास कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। जैसे भागम भाग, भागम भाग, भाग भाग के बीच में कौन सा शब्द आया है? माँ आया है। भागम भाग, तो यहाँ पर कौन सा समास? अव्यय भाव समास। भागम भाग का मतलब क्या है? भागम भाग कहने भागम भाग लगी रहती है, निरंतर भागना, निरंतर भागना, भागम भाग निरंतर, निरंतर भागना, भागम भाग। माँ हो गया। ही देखो, कभी, कभी ना कभी, तो कभी कभी के बीच में क्या आ गया? ना आ गया। कभी ना कभी ऐसा होगा, यानी निश्चित कभी ऐसा होगा, तो इसका विग्रह क्या हो गया? निश्चित कभी। कभी ना कभी, निश्चित कभी। हम कहते हैं ना कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ना कभी ईश्वर सुनेगा, तो कभी ना कभी मतलब क्या है? निश्चित कभी ऐसा होगा, तो इसका विग्रह क्या है? निश्चित कभी। भागम भाग हो गया, कभी ना कभी हो गया, ना रह गया, सॉरी ही रह गया। जैसे काम ही काम, काम ही काम, कि उसके पास काम ही काम है, काम ही काम है, क्या मतलब हुआ इसका बताओ? मतलब उसका उसके पास में बहुत ही ज्यादा काम है, केवल काम है और कुछ है ही नहीं। काम ही काम, केवल काम, केवल काम। नाम ही नाम, नाम ही नाम, कि उसका केवल नाम, उसका नाम ही नाम है, यानी केवल क्या है? नाम है, केवल नाम। तो इस प्रकार के दो शब्द एक जैसे आए, उनके बीच में माँ हो, ही हो और ना हो, तो वहां पर समास हमारा कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। बात समझ में आई? तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा? यदि एक जैसे दो शब्द लगातार आ रहे हैं, जैसे गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, घर घर, तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। दूसरा नियम पढ़ा, अगर दो शब्द एक जैसे आते हैं और उनके बीच में माँ, ही और ना है, तो वहां पर भी समास कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। समझ में आ गए दोनों? नियम नंबर 3, तीसरा नियम कह रहा है, यदि एक जैसे दो शब्द आए और नया पद बनाए, नया पद बनाए, तो वहां पर अव्यय भाव, तो वहां पर अव्यय भाव समास होता है। एक जैसे दो शब्द आए और क्या करें? एक नया पद बनाए, तो वहां पर भी समास हमारा कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, दो शब्द आए, हाथ हाथ, मिलकर के क्या बनाया? हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो यहां पर भी समास हमारा कौन सा होगा? अव्यय भाव होगा। हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में। इसका विग्रह क्या होगा? हाथ ही हाथ में। हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में। जैसे हम कहें रातों रात, रातों रात, कि चोर ने रातों रात चोरी कर ली, तो रात ही रात में चोरी कर ली, रात ही रात में, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही। जैसे बीचों बीच, बीचों बीचों बीच। अब बीच बीच है ये शब्द, ठीक है, लेकिन एक नया शब्द बना दिया बीचों बीच। हाथ हाथ आके हाथों हाथ, रात रात, रातों रात,
बीच बीच, बीचों बीच का मतलब क्या हुआ? बीच बीच में, बीच बीच में। एक शब्द आता है पेपर में धड़ाधड़, धड़ाधड़, ये शब्द आता है, बहुत आता है। धड़ाधड़, धड़ धड़, धड़ पे पुलिस धड़ाधड़ आई, तो पुलिस कैसे आई? धड़ धड़ के साथ, धड़ धड़ के साथ विग्रह हो गया इसका। धड़ाधड़ का क्या हो गया? धड़ धड़ के साथ। खटाखट एक शब्द आता है, खटा खट, खटाखट यानी खट खट के, खट खट के साथ। तो एक जैसे अगर दो शब्द आ रहे हैं, एक जैसे अगर दो शब्द आ रहे हैं और एक नया पद बना रहे हैं, जैसे खटखटाया तो खटखट से खटाखट, धड़ाधड़ धड़धड़ से बीचों बीच, बीच बीच, रात रात, हाथ हाथ, तो ऐसा पद कौन सा समास होता है हमारा? अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, धड़ाधड़, खटाखट, दो एक जैसे शब्द आए और एक नया पद बने, तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 4, यदि पूर्व पद संज्ञा तथा उत्तर पद अव्यय हो, यदि पूर्व पद संज्ञा तथा उत्तर पद अव्यय हो, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? पूर्व पद अव्यय हो, उत्तर पद संज्ञा हो तो अव्ययीभाव होगा। अब ये नियम कह रहा है कि पूर्व पद हमारी संज्ञा है, उत्तर पद अव्यय है, तो भी समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव होगा। जैसे सेवार्थ, सेवार्थ, सेवा क्या है? संज्ञा है, और अर्थ क्या है? अव्यय है। तो सेवार्थ का मतलब क्या होता है? सेवार्थ, सेवा के लिए, सेवा के लिए सेवार्थ। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ध्यान रखना कि अगर अंत में अर्थ दिया है तो वहाँ पर समास अव्ययीभाव ही होगा। अगर ये आप भूल रहे हो, संज्ञा और अव्यय अगर किसी कारण से आप भूल गए, तो ये जरूर ध्यान रखना कि अगर अर्थ आखिरी में दिया है, सेवार्थ, भावार्थ, ज्ञानार्थ, तो वहाँ हर शब्द में कौन सा समास होगा? आपका अव्ययीभाव समास ही होगा। जैसे हम कहें ज्ञानार्थ, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। शिक्षार्थ, शिक्षार्थ शिक्षा के लिए। शिक्षार्थ का मतलब क्या है? शिक्षा के लिए। ज्ञानार्थ का मतलब क्या है? ज्ञान के लिए। भावार्थ का मतलब क्या है? भाव के लिए। धर्मार्थ का मतलब धर्मार्थ पूछा जाता है, धर्मार्थ बहुत पूछा जाता है, धर्म के लिए। धर्मार्थ का मतलब क्या है? धर्म के लिए। उपयोगार्थ, बहुत से उदाहरण हैं। उपयोगार्थ, उपयोगार्थ का मतलब क्या हुआ? उपयोग के लिए, उपयोग के लिए। तो पूर्व पद संज्ञा, उत्तर पद अव्यय हो, तो वहां पर भी कौन सा समास होगा हमारा? अव्ययीभाव समास होगा। और कुछ अव्यय देखते हैं कि जो पूर्व पद में लगते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें पूर्वक। पूर्वक उदाहरण देखिए, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक,
शब्द है हमारा ध्यान पूर्वक। क्या मतलब हुआ इसका? विग्रह करिए, ध्यान के साथ, ध्यान के साथ। ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान के साथ। बहुत बहुत ऐसे शब्द आएंगे, जैसे नियम पूर्वक। क्या हुआ विग्रह इसका? नियम के साथ। ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक हो गया। और बताइए कुछ आते हो अगर आपको। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्या मतलब हुआ? सावधानी के साथ। सावधानी पूर्वक का मतलब क्या हुआ? सावधानी के साथ। तो ये पूर्वक अगर उत्तर पद में आ रहा है तो भी समास कौन सा होगा? अव्यय भाव होगा। इतने नियम बता देंगे कि आपका अव्यय भाव समास कभी भी गलत होगा ही नहीं। दूसरा अनुसार, एक शब्द आएगा अनुसार उत्तर पद में। देखिए कथनानुसार, कथनानुसार शब्द सुना होगा ये। कथनानुसार मतलब कथन के अनुसार। विग्रह क्या होगा? कथन के अनुसार। कथनानुसार का विग्रह क्या है? कथन के अनुसार। तदनुसार, तदनुसार, तदनुसार माने, तद माने उसके, उसके अनुसार। तदनुसार उसके अनुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। धर्मानुसार, धर्मानुसार, धर्म के अनुसार। धर्मानुसार का मतलब क्या? धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द है अगर उत्तर पद में अनुसार आ रहा है तो वहां पर समास कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे एक शब्द आता है भर, भर से जीवन भर, जीवन भर कौन सा समास इसमें? अव्यय भाव समास। अगर उत्तर पद भर आ रहा है। सप्ताह भर, सप्ताह भर, महीने भर, दिन भर। तो इस प्रकार के अगर शब्द आ रहे हैं तो वहां पर भी समास हमारा कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। ठीक है। जैसे जीवन भर का मतलब क्या हो गया? विग्रह इसका हम करेंगे तो आएगा पूरा जीवन या संपूर्ण जीवन। पूरा जीवन, पूरा सप्ताह, पूरा सप्ताह, महीने भर यानी पूरा महीना, पूरा दिन। तो ये भर शब्द भी अगर उत्तर पद में आ रहा है तो भी वहां पर हमारा कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। एक और शब्द देखिए उपरांत। उपरांत शब्द अगर आ रहा है तो भी समास कौन सा होगा? अव्यय भाव। ये कुछ महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही ज्यादातर आते रहते हैं पेपरों में। इनके अतिरिक्त बहुत ज्यादा आता नहीं है अव्यय भाव समास से। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 100% आपका अव्यय भाव समास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उपरांत जैसे विवाहोपरांत, विवाहोपरांत। अब ये उपरांत शब्द आ गया है उत्तर पद में तो ये पूरा पद कैसा हो गया? अव्यय हो गया है। अब इसका भाव क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो इसलिए समास कौन सा हो गया? अव्यय भाव समास हो गया। विवाह के उपरांत। विवाहोपरांत मतलब क्या हुआ? विवाह के बाद। विवाह के उपरांत ही लिखेंगे। मरणोपरांत, मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब मरण के उपरांत। उपरांत का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है। तदुपरांत ये शब्द आया हुआ है, देख लिए। तदुपरांत, तदुपरांत माने उसके उपरांत, उसके उपरांत। तो यहां पर भी समास आपका कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये 4 नियम हो गए हमारे, 5 कितने हुए? जो भी हो देख लेना। अगला नियम है हमारा, यदि
नदीवाची शब्द के साथ संख्यावाची शब्द, यदि नदीवाची शब्द के साथ संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। अव्यय भाव समास, तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछ दिया जाता है, क्योंकि द्विगु समास भी एक ऐसा हमारा समास है, आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें संख्यावाची शब्द पहले आने पर द्विगु समास हो जाता है। लेकिन अगर किसी नदीवाची शब्द के साथ में कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर समास कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। जैसे पंचगंगा, क्या मतलब हुआ? 5 गंगाओं का समूह, 5 गंगाओं का समूह। द्वि यमुनम, 2 यमुनाओं का समूह, 2 यमुनाओं का समूह। अब यहाँ पर पंच शब्द ये संख्यावाची है, गंगा नदीवाची शब्द है, नदी शब्द है। द्वि ये कैसा है शब्द? संख्यावाची, यमुना नदीवाची, तो इसलिए यहाँ पर भी समास कौन सा होगा? अव्यय भाव होगा। द्विगंगम, पंच यमुनम, त्रिकावेरीम, षट गोमतीम, इस प्रकार से नदीवाची शब्द के साथ अगर कोई संख्यावाची शब्द आया है तो वहाँ पर भी समास आपका कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। तो ये था हमारा आज का अव्यय भाव समास। इसके अंतर्गत हमने बहुत से नियम पढ़े, बहुत से उदाहरण बताए आपको, और संभावना है कि अगर आपने इतने यहाँ से पढ़ लिया तो फिर आपका प्रश्न गलत होने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके आगे का जो अगले जो हमारे समास बचे हैं वो हम अपने अगले वीडियो में इसको कल लेकर के आएंगे आपके साथ। तब तक आप इसको देखिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं समास का देखा है तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देखें, जिसमें हमने समास उसके प्रकारों का वर्णन किया, उसके अर्थ को समझाया है। और कल आपको मिलेगा एक अगला नया समास। धन्यवाद।